नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटी का 17वां लेक्चर है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 तक मैंने पढ़ा दिया था। आज आर्टिकल 16 क्लॉज 3 पढ़ा रहा हूँ। अगर आप 1 से 16 तक वीडियो नहीं देखे पॉलिटी का तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। आने वाली आगामी यूपी पीसीएस 2024 प्री और बीपीएससी जो 30 अगस्त को होने वाली है 2024 में बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो देखिए, एक बार विजिट कीजिए इसके StudyIS पे। दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कानून बनाकर बाध्यता तय कर सकती हैं कि यानी निवास की योग्यता तय कर सकती है। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ये कहता है कई बार बहुमत से राज्यों के अंदर ये निर्धारित किया जाता है कि केवल उसी राज्य के लोगों को रहने और जॉब नियुक्ति दी जाए। ये पॉइंट हमारे संविधान में मेंशन है, गौर कीजिएगा दोस्तों इस बात पे। ये बात बखूबी हमारे संविधान में मेंशन है। ऐसी जैसे हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ ऐसे राज्य हैं जो आप देखते हो कि बार बार इस चीज़ को मांग करते हैं कि नहीं हम यहीं के बच्चे को हमारा जॉब में आने देंगे। हालांकि हरियाणा की इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो आरक्षण की पास कर रखी थी उसको रद्द कर दिया। लेकिन बार बार कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस पर मांग करते रहते कि बहुत सारे राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ये राज्य बोलता है कि हमारे राज्य में ही यहीं के लोगों की नौकरी दी जाएगी और ये छूट हमारे संविधान का दिया हुआ। ये लोग इसलिए बोलते हैं कि ये लोग की ये आज़ादी है कि हम लोग यहीं की नौकरी दें, इसलिए तो ये लोग बोलते हैं कि जो हरियाणा के बच्चे हम हरियाणा के बच्चों को नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं होने दिया, इसको रद्द किया। अगर कोई राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में किसी दूसरे राज्य के बच्चों को नौकरी से वंचित कर सकता है। ऐसा प्रावधान है कि कर सकता है। संविधान इसकी छूट देता है, राज्यों को संविधान में मेंशन है। आप ये लोग गौर से देखिएगा। आप देखते हैं किसी स्टेट में कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं स्पेसिफिक जिसमें केवल उसी राज्य के बच्चे को लिया जाता है। जैसे बहुत जगह टीचर की जो वैकेंसी होती है उसमें दूसरे राज्य को एंट्री नहीं दी जाती है। जैसे बिहार है, बिहार में ऐसा है कि जो दूसरे स्टेट की गर्ल है उसको भी छूट मिला हुआ है, कहीं के भी बच्चे भर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी राज्य हैं अभी जहाँ पे बच्चे को टीचर के वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, इसीलिए नहीं भरने जाता है कि ये बखूबी मेंशन है संविधान के अंदर। ऐसे नहीं कि वो अपने मन से उठ के आया बोलने लगा कि नहीं मैं ये नहीं कर दूंगा, पास कर देता, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 यह आर्टिकल 16 क्लॉज 1 तथा 16 क्लॉज 2 का दूसरा अपवाद है। समझ गए? तो इसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। क्या कह रहा है? राज्य जाति के आधार पे विभेद कर सकती है। इसमें पिछड़े वर्गों का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। इस प्रावधान के तहत ही सरकारी नौकरी में SC ST OBC का आरक्षण दिया गया। इसके तहत सरकारी नौकरी में OBC भी SC ST को आरक्षण दिया गया। राष्ट्रपति 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति 340 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। जब राज्य विभेद करता है तभी असल में वो समानता दे पाता है, अदरवाइज उसके समानता का कोई लॉजिक नहीं है। अगर राज्य विभेद नहीं करेगा तो समानता कैसे दे पाएगा? जैसे आप यूपी के रहने वाले लेकिन आप अगर बिहार में फॉर्म भरते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको क्या किस में जनरल में आपको काउंट किया जाएगा? यही बात कर रहा है। समानता है, समानता के लिए विभेद किया जाना, जाति के आधार पर विभेद किया जाना जरूरी है। जाति पे विभेद कराना जरूरी है। समानता तभी है जब जातियों के आधार पर असमानता की जाए। राज्य के द्वारा
वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की, जिसमें बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। कब बनाया था? 1979 में बना। ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है? 1980 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। मंडल वर्सेस कमंडल आप सुने होइएगा, आगे बताने ही वाला हूँ मैं। मंडल वर्सेस कमंडल। तो 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और 3743 जातियों की पहचान सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और शैक्षणिक मतलब से शिक्षा से वंचित है, इस आधार पर की जनसंख्या में उनका हिस्सा 52% था। शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर की जनसंख्या में उसका 52% था और SC ST शामिल नहीं है। बिना SC ST का शामिल ही 52% था जनसंख्या। तो देख लीजिए 52% और 22% कितना हो जाता है? 74% हो जाता है। देखिए इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहाँ पर HM कानिया के अध्यक्षता में 9 सदस्य बेंच बैठी, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। उसने 6/3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया और इसके अनुसार कहा गया कि भले ही 52% जनसंख्या हो, लेकिन आरक्षण 27% ही दिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि OBC का, केवल OBC का जनसंख्या 52% हो, लेकिन आरक्षण जो होगा वो 27% ही दिया जा सकता है। क्योंकि अगर 52% OBC का आरक्षण दिया जाएगा, फिर कुछ SC का होगा, फिर कुछ ST का होगा, ऐसे तो 60-70% आरक्षण हो जाएगा। और उस समय यह था कि 50% से कम ही आरक्षण होनी चाहिए, 50% आरक्षण होनी चाहिए, मान लें 49%। इसमें कहा गया कि OBC का जनसंख्या भले ही 52% हो, लेकिन आरक्षण 27% ही दिया जाएगा। तो 27% OBC हुआ, 15% ST हुआ, SC हुआ, 7% ST, तीनों के मिला करके 49% आरक्षण का आधार बना, जो कानिया के अध्यक्षता में निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि 27% आरक्षण वैध है, यानी जो OBC का जनसंख्या भले 52% हो, लेकिन कानिया साहब का कहना था कि 27% आरक्षण OBC के लिए वैध है, मतलब सही है। 50% से ऊपर आरक्षण न दिया जाए, ये कानिया साहब का कहना था। ये कहानी इसी मंडल आयोग के बाद सिफारिश के ऊपर निकल कर आई थी। जो मंडल आयोग थी, इसी के सिफारिश में ये निकल के आई कि 50% से ऊपर आरक्षण न दिया जाए। किसको आरक्षण मिलेगा, किसको आरक्षण नहीं मिलेगा, यह तय कौन करेगा? करने के लिए आपके पास क्या कानूनी तरीका है? आप कह दीजिए कि पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। पिछड़ा वर्ग कौन है, पता चलाना चाहिए कि जी पिछड़ा वर्ग कौन है। इसकी पहचान अनिवार्य होनी चाहिए कि पिछड़ा वर्ग में किसको किसको रखा जाएगा। इसकी पहचान के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तब ये तो पता चलेगा कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन आता है। आर्टिकल 340 के माध्यम से भारत में जितने भी प्रकार का आयोग बने, उसमें कोई व्यक्ति अध्यक्ष होता था। अब देख लीजिए, अब इंटरव्यू देने JBP उसमें अध्यक्ष रहता है। आज की भी कोई भी जो आयोग बनती है उसमें अध्यक्ष रहता है कि नहीं रहता है? तो उसमें तो अध्यक्ष रहेगा ही। तो उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? BP मंडल। आर्टिकल 340 के माध्यम से भारत में जितने भी प्रकार का आयोग बने, उसमें कोई व्यक्ति अध्यक्ष होता था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता दी गई, जिसका नाम BP मंडल था। द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसका अध्यक्षता किसको दिया गया था? BP मंडल को। जो मोरारजी देसाई की सरकार में 1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया BP मंडल की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल साहब इसमें अध्यक्ष थे।
देखता दिया हमारे देश में इमरजेंसी के बाद का जो समय चल रहा था, उसके बाद इमरजेंसी जैसी ही हटी तो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने कहा कि एक प्रकार से जनता के लिए पहचाना जाए कि कौन व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हुआ है। यह रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई, जो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1980 में। अर्थात उस समय की जो जनसंख्या थी, उनका 52% भाग ऐसा था जो पिछड़ा वर्ग के अंदर शामिल होता था। पिछड़ा वर्ग का मतलब हुआ आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आप समझ गए? पिछड़ा वर्ग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आप ये भी याद रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या हुआ था। आर्टिकल 16 क्लॉज 4। देखिए 15% आरक्षण एससी को मिला, 7% एसटी को मिला और 27% ओबीसी को मिला। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 यह कहता है कि प्रोविजन के आधार पर ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसे रिजर्वेशन के लिए बीपी मंडल द्वारा जांच के बाद पाया गया कि एससी एसटी को बिना लिए भी देश की आधी से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग के सिफारिशों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई है। पिछड़ा वर्ग की जो बीपी मंडल की रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि एससी एसटी को छोड़ करके भी देश से आधी से अधिक आबादी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो पिछड़ी हुई हैं। आधी से अधिक आबादी मतलब 50% आधी आबादी हुआ था, 60% मान लीजिए, 55% मान लीजिए। तो देख लीजिए उस समय जो आरक्षण दिया का आधार बनाया तो 15% एससी, 7% एसटी और 27% ओबीसी। तो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में यह कैसे आया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए? आप लोग सोचते होंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे आया होगा कि नहीं भाई हम 85% आरक्षण देंगे? कहीं ना कहीं से उपज हुआ होगा ना, ऐसे तो उसको ऐसे आ नहीं गया होगा भाई, कहीं ना कहीं से उसको तो लॉजिक आया होगा कि 50% से ही ऊपर आरक्षण नहीं दिया चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 100% आरक्षण भी दे दिया जाए, तो उसको दिमाग में कैसे आया? असल में वकील एडवोकेट असल आरक्षण नहीं होना चाहिए। असल में एक वकील एडवोकेट हुआ करती थी, इंदिरा साहनी। आप लोग भली भांति इसको जानते होंगे, आप नाम भी सुने होंगे, इंदिरा साहनी। ये एक खुद एडवोकेट थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कौन? इंदिरा साहनी, और बोली कि ऐसा आरक्षण देने लगे तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगी। किसने बोली? इंदिरा साहनी ने बोली। इंदिरा साहनी ही के कारण आरक्षण को 50% के अंदर ही रखा गया, नहीं तो होता आज हो सकता था कि 80% होता। यहीं इंदिरा साहनी जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलती हैं कि ऐसे तो आरक्षण देने लगे, जैसे 52% ओबीसी को दे दिए, 15% एससी को, 15% एसटी को, तो ऐसे में तो आरक्षण की सीमा बहुत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आरक्षण खत्म ही हो जाएगी। कौन बोली? इंदिरा साहनी बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि अगर ऐसे तो आप आरक्षण देने लगे कि 52% ओबीसी को, 15% एससी को, 7% एसटी को, तो ऐसे में तो आरक्षण खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि 100% 90% आरक्षण हो जाएगा। मतलब ही क्या रह जाएगा? आरक्षण खत्म करना है तो सभी को आरक्षण दे दो। कौन कहती है? इंदिरा साहनी बोल रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सबको रिजर्वेशन कैटेगरी में हो जाएंगे, ऐसे में तो सबको लाभ मिलेगा। यह इंदिरा साहनी कह रही है। उन्नीस सौ इक्यानवे तक आते आते यह कहा गया कि ईडब्ल्यूएस वाले को 10% आरक्षण दिया जाए। 1991 तक आते आते यह कहा गया कि ईडब्ल्यूएस वाले को 10% आरक्षण दिया जाए। इस समय देश में मंडल बनाम, देख लीजिए दोस्तों, यही मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई शुरू हो गई थी। मंडल किसको कहा जाता था?
मंडल कहा गया था ओबीसी वाले या रिजर्वेशन पाने वाले को। मंडल किसको कहा गया था? ओबीसी या रिजर्वेशन पाने वाले को मंडल कहा गया था। हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोस्तों। कमंडल किसे कहा गया था वो भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कमंडल कहा गया जनरल कास्ट वाले को। कमंडल कहा गया जनरल कास्ट वाले को। जनरल कास्ट वाले को क्या कहा गया? कमंडल कहा गया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करते जाइए दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को फ्री में वीडियो मिल रहा है, कम से कम इतना तो करते जाइए, इतना तो साथ दीजिए। लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। देश में इस समय बड़ी जातीय हिंसा हो रही थी। देश में जब ये मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई चल रही थी तो देश में इस समय बड़ी जातीय हिंसा हो रही थी। धरना प्रदर्शन खूब हो रहा था। आज जो मणिपुर की आप घटना देख रहे हैं दोस्तों, मैं जोर दिया हूँ मणिपुर की घटना रिलेट कर दिया हूँ कि आप लोग को इससे ये पता चले कि समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको मणिपुर की घटना इसमें जोर के बता दे रहा हूँ कि देश में आज हिंसा धरना प्रदर्शन खूब हो रहा था। आज जो मणिपुर में आप घटना देख रहे हैं वो रिजर्वेशन के लिए हो रहा है। जो मणिपुर में जो हिंसा हुई तो रिजर्वेशन के लिए हो, तो एक समुदाय तक दो समुदाय ही के बीच हुआ था। जो दो समुदाय थे तो रिजर्वेशन के लिए तो ऐसे उसको हिंसा हुआ था। वहाँ पे जितने भी जाति आधारित आंदोलन होते हैं वह रिजर्वेशन के लिए ही होते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, समझ जाइए आप लोग। अगर बेरोजगारी नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन के लिए क्यों मरेंगे लोग, क्यों रोड पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे भर भर दिन भूखे प्यासे? तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा कारण है रिजर्वेशन पाने का। होता यदि देश में रोजगार होंगे तो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। रोजगार हो ही नहीं रहे तो दूर कहाँ से होगी? यदि आपके पास रोजगार होगा तो आप तपती धूप में सड़क पर जाएंगे कि मुझे रिजर्वेशन दीजिए? आप कभी नहीं जाएंगे। इसलिए इस बात को मैं लिखित में मेंशन किया हूँ कि आप लोग इसको एग्जाम्पल में रखिए, क्योंकि आपको याद रहेगा। जाएंगे कि रीजन दीजिए। सरकार ने एक अच्छा तरीका बना लिया है। सरकार ने एक अच्छा तरीका बना लिया है कि अगर बहुसंख्यक संख्या पर राज करना है तो जाति व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि ओबीसी का वोट बैंक सबसे बड़ा है। ओबीसी का वोट बैंक जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि देश के 52% आबादी ओबीसी है। आज भी देश के 52% आबादी क्या है? ओबीसी है। यदि इसका वोट बैंक लेना है तो ये सब जाति आधारित ये सब तो करना पड़ेगा। नेता लोग को क्या चाहिए? वोट ही चाहिए। अगर कोई पार्टी ओबीसी की बात करने लग जाए तो आपके मन में क्या बनेगा कि क्या गजब पार्टी है। सही बात दोस्तों है। आज लोग हम छोटे से चिकनी चुपड़ी बात में फंस जाते हैं कि कोई आपका दो तारीफ कर दे उसमें आप फंस जाते। जो पढ़े पढ़े लिखे आदमी हैं जो जॉब भी करते वो भी बात में आ जाते कि किसी जाति के आधारित पे वोट दे दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पैसे लेके आप वोट दे देते हैं। तो अगर कोई पार्टी ओबीसी की बात करने लग जाए तो आपके मन में क्या बनेगा कि गजब पार्टी है। चाहे जनरली पार्टी की बात करने लगे, चाहे किसी एससी एसटी के बात में बात करने लगे, चाहे जनरल के बात करने लगे, तो आपके मन में आप जिस कैटेगरी से आते हैं अगर आप उस कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाएगा कि क्या बात है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जितने लोग सड़क पर उतरे हैं आंकड़ा दिखा दिया जाए तो शर्म के मारे मर जाएगा। सही बात है। 20 या 22 करोड़ युवा सरकारी नौकरी में अप्लाई किया। नौकरी कितने को मिलते हैं? 10,000 5,000 वैकेंसी रहती है। अप्लाई कितने करते हैं? 20 से 25 करोड़ युवा। ये क्या है? इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ में यह निकल के आया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इंदिरा सहनी के मामले में यह निकल कर आया। किसके मामले में? इंदिरा सहनी के मामले में। इंदिरा सहनी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में बोली थी कि अगर सबको आरक्षण देने लगे तो फिर आरक्षण ही सबको दे दीजिए, सबको आरक्षण मिलेगा। तो इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ में यह निकल के आया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ गए दोस्तों? ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। कब का निर्णय था? इंदिरा सहनी के केस में। लेकिन इसके बावजूद भी ईडब्ल्यूएस वाले को 10% का आरक्षण दिया गया।
जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन हर राज्य में इसको लागू कर दिया गया है, मिल रहा है आरक्षण। इंदिरा साहनी के समय में भी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। इंदिरा साहनी के समय में भी ईडब्ल्यूएस वाले को 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ऐसी बात नहीं था कि 10% रिजर्वेशन मोदी गवर्नमेंट में पहली बार आई है, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़िएगा तो बात आपको पता चलेगा बखूबी कि इंदिरा साहनी के समय में भी 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन 10% उस समय दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि संवैधानिकता नहीं है। क्या कहते हुए संवैधानिकता नहीं है, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। तो आप लोग समझ गए। इस समय 10% आरक्षण जो दिया 2019-11 में, उसको तो रद्द नहीं किया गया, अभी चल रहा है, लेकिन विचाराधीन है। लेकिन जब इंदिरा साहनी के समय में भी जब 10% आरक्षण रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वाले को दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। तो ये कहते हुए कि यह संवैधानिकता नहीं है, नहीं दे सकते, नहीं सही में नहीं दे सकते, क्योंकि 49% या 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन तो आप दे ही नहीं सकते थे, फिर 10% रिजर्वेशन कैसे दे दिए? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कम से कम सब्सक्राइब तो करते जाइए। सब्सक्राइब करने से होगा कि आपको जब भी वीडियो डलाएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आगामी यूपीपीसीएस बीपीएससी के लिए स्पेशल बीपीएससी 70 बैच आएगी दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कराई जाएगी। आप लोग का साथ रहा तो एकदम बखूबी तरीके से कराया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।